नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के ऑनलाइन कोर्स के अंदर एक बार आपका फिर स्वागत है। और आज जिस मुद्दे पर अपन चर्चा करेंगे वो है भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद अभी चल रहा है और उसके ऊपर काफी सारी टेंशन्स जो सीमा पर चल रही है उनको लेकर हम जो है चर्चा करेंगे कि आखिर क्या विवाद है और वर्तमान के अंदर ये जो है वो न्यूज़ में क्यों है। बहुत सारे आर्टिकल्स जो है पिछले एक हफ्ते के अंदर या ये कहा कि पिछले 10-20 दिन के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स जो है अलग अलग न्यूज़पेपर में इस बारे में छप चुके हैं। तो इसलिए हमें कॉम्प्रिहेंसिवली इस मामले को समझना चाहिए कि ये क्या इशू है और क्या इसके फॉलोआउट्स जो है वो हो सकते हैं और प्रीवियसली हिस्टोरिकली ये क्या इशू रहा है, अब तक कौन कौन से एग्रीमेंट्स जो है वो हो चुके हैं और भारत को इस मामले को सुलझाने के लिए किस प्रकार की अप्रोच अपनानी चाहिए, इसके बारे में भी हम चर्चा जो है वो आज के इस वीडियो के अंदर करें। तो इंडिया और चाइना का ये जो डिस्प्यूट है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले ये न्यूज़ है कि जो इंडियन आर्मी और जो चाइनीज ट्रूप्स हैं इनका क्लैश हुआ सिक्किम के अंदर। सिक्किम के अंदर जो है वो 9 मई को सिक्किम के अंदर भारतीय सेना और चाइनीज सेना के जो जवान हैं वो आपस में भिड़ गए और इसके अंदर दोनों ही जो साइड्स हैं उनको कुछ माइनर इंजरीज जो है वो आई। लगभग 4 सैनिक तो भारतीय साइड के जो है वो इंजर्ड हुए, ऐसी न्यूज थी, और लगभग 7 सैनिक जो है वो चाइनीज साइड के थे, वो इंजर्ड जो है वो इससे हुए। तो इस प्रकार भारत और चाइना के जो लोग हैं वो इस पहले क्लैश से हुए। उसके बाद में इस दिन ये भी पता लगा कि ये लेफ्टिनेंट बिरोल दास हैं और इन्होंने जो चाइनीज मेजर था उस चाइनीज मेजर को एक मुक्का चिपका दिया और इससे उसकी जो नाक है उसको तोड़ दिया इन्होंने। और उसके बाद में ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम बढ़ गई। तो इस तरीके से और वहां पर जो है वो इनके आपस के अंदर जो प्रॉब्लम चली वो ये हुआ कि चाइनीज सोल्जर जो मेजर था वो बार बार ये कह रहा था कि सिक्किम इज द टेरिटरी ऑफ चाइना, और इसी बात से ये जो मेजर बिरोल दास है ये गुस्सा हो गए, ऐसा बताया जाता है। कितनी सच्चाई है, ग्राउंड के ऊपर क्या हुआ था एग्जैक्टली ये तो नहीं पता, पर कुछ न्यूज रिपोर्ट्स जो है वो इस तरीके की बात कह रहे हैं। ये हम अगर देखें कि भाई किस प्रकार के यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है वो चला करते हैं, तो ये एक वीडियो है। इस वीडियो के अंदर तो ये जो वीडियो था, ये वीडियो हालांकि है पुराना, 2017 का है। इसके अंदर एक तो झगड़ा जो है वो डोकलाम के पास का था और दूसरा जो झगड़ा है वो पेंगोंग शो लेक के पास में। तो लगभग इसी प्रकार के झगड़े जो है वहां पर हुआ करते हैं और जो अभी वर्तमान में जो क्लैशेज हुए वो भी लगभग ऐसे ही हुए, जिसके अंदर एक दूसरे से धक्का मुक्की की जा रही है, एक दूसरे के ऊपर पथराव किया जा रहा है। इवन आयरन रोड्स जो है उनका भी प्रयोग किया जाता है, पत्थर का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके के झगड़े जो है वहां पर हो, और जो सिक्किम के अंदर जो क्लैश हुआ वो लगभग इसी प्रकार का क्लैश जो है वो था। सिक्किम के क्लैश के बाद में एक और न्यूज आई और वो न्यूज थी कि सिर्फ सिक्किम के अंदर ही क्लैश नहीं हुआ है, इसके अलावा क्लैश जो है वो लद्दाख के अंदर भी हुआ। लद्दाख के अंदर भी भारतीय सेना और जो चाइनीज सैनिक हैं वो आपस में लड़े, वहां पर भी झगड़ा हुआ और इसके बाद भी काफी सारे लोगों को जो है वो बड़ी इंजरीज आई और उसके अंदर भी ये इसी प्रकार के जो हथियार होते हैं लड़ाई के वो उनका प्रयोग जो है वो किया गया। यहाँ पर देखो, भारत और चाइना के बीच में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसके अंदर कहीं भी बंदूक या टैंक या ऐसी बड़ी चीजों का प्रयोग नहीं किया जा रहा। ये सामान्य धक्का मुक्की या फिर लात घौंसे या फिर जो है वो पथराव या आयरन रॉड्स, इन सब चीजों का प्रयोग जो है किया जाता है। क्योंकि अगर एक बार आपने गोली चलाई या फिर एक बार आपने किसी प्रकार का अगर ये कॉम्बैट अगर बड़े लेवल पर पहुंच गई तो फिर उसका एस्केलेशन जो है बहुत ज्यादा आगे जा सकता है। तो अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो यहीं पर जो है उसको किया जाता है। तो इंडिया और चाइना के जो लोग हैं वो लद्दाख के अंदर भी हुए। कहां पर हुआ ये? तो ये देखिए, तो ये 2 प्रकार के झगड़े और एक तो हुआ लद्दाख के अंदर यहां पर, परंतु इसकी न्यूज तो बाद में आई, परंतु ये झगड़ा जो है पहले ही हो गया था। ये हुआ था 5 मई को।
5 मई को यहाँ पर पहली झड़प जो है वो लद्दाख के अंदर पेंगोंग जो झील है, पेंगोंग त्सो जो झील है वहां पर हुई, और दूसरा जो है वो यहाँ सिक्किम के अंदर हुआ, ये हुआ 9 मई को। सिक्किम के अंदर नाकुला जो सेक्टर है उस नाकुला सेक्टर में हुआ, और यहीं पर जो है ये भूटान के पास वाला भी दिखा है जहां पर 2017 के अंदर झगड़ा हुआ। जो अपन ने पीछे वीडियो देखा उसका जो पहला पार्ट था वो डोकलाम का था, और डोकलाम के अंदर जो है 2017 के अंदर इस प्रकार की जो टेंशन्स हैं वो शुरू हुई थी। ये है सिक्किम, ये है आपका पेंगोंग त्सो लेक जो कि लद्दाख के अंदर है, और दूसरा इधर ये सिक्किम। सिक्किम के अंदर नॉर्थ सिक्किम का जो एरिया, देखो वैसे सिक्किम तो मतलब ऑलमोस्ट सेटल्ड है सिक्किम का मामला, क्योंकि सिक्किम के अंदर ऐसा बहुत ज्यादा बड़ा बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं है, परंतु नॉर्थ सिक्किम का कुछ पार्ट है जिसको अभी भी चाइना जो है वो विवादित मानता है, और इसी के अंदर यहाँ का जो ये जो इस बार का झगड़ा हुआ ये नाकुला का जो सेक्टर है उस नाकुला सेक्टर में हुआ। देखो एक तो है नाथुला, नाथुला तो दर्रा है, और यहां पर जो हुआ है ये नाथुला में ना होकर कहां पर हुआ है, नाकुला के अंदर हुआ है। तो ये दो अलग अलग जगह जो है वो है। तो इसके बाद में अगर हम देखें कि वर्तमान के अंदर भी जो है वो इस प्रकार के इश्यू चल रहे हैं, अब अभी भी चल रहे हैं, और अभी जो है वो जो न्यूज के अंदर है वो है ये गालवान रिवर, गालवान घाटी जो है वो, गालवान घाटी वहां पर चाइनीज जो है उन्होंने अपनी सेना को वहां पर बढ़ा दिया है, इंडियंस की तरफ से भी ट्रूप्स जो है बढ़ाए गए हैं। कितने हैं इसको लेकर अलग अलग प्रकार के क्लेम्स जो हैं। कुछ सैटेलाइट इमेजेस ऐसा बताती है कि चाइना की तरफ से उन्होंने 80 के करीब टैंक जो टेंट है उन टेंट्स को वहां पर गाड़ा है, और 80 टेंट का मतलब है लगभग वहां पर 350-400 सैनिक जो है वो उनके प्रेजेंट है। भारत की तरफ से लगभग 60 टेंट जो है वो भारत की तरफ से भी वहां पर गाड़े गए, यानी इसका मतलब है दोनों की साइड्स के द्वारा वहां पर जो अपनी जो सेना है उस सेना को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्तमान का जो क्लैश चल रहा है वो क्लैश चल रहा है इस गालवान जो रिवर है उस गालवान रिवर के पास में। ये जो गालवान रिवर है ये 1962 का जो युद्ध था उस युद्ध के अंदर भी इस गालवान जो घाटी है वहां पर एक युद्ध 1962 का जो युद्ध हुआ उससे पहले भी एक बार जो है प्रॉब्लम वहां पर हुई थी, और इवन 62 का युद्ध तो शुरू हुआ था अक्टूबर के अंदर, इवन जुलाई के अंदर ही गालवान घाटी जो है उसके अंदर समस्याएं चलना शुरू हो गई थी। तो मतलब ये जो 1962 के समय के जो प्रॉब्लम्स है या उस समय का जो एरिया है वो एक बार फिर से न्यूज के अंदर जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। देखें कहां पर है ये, तो ये है आपका एरिया लद्दाख का अक्साई चिन का इलाका। यहां पर अक्साई चिन के इलाके के अंदर अगर हम देख सकते हैं ये तो है पेंगोंग त्सो झील, पेंगोंग त्सो झील यहाँ पर है, और यहाँ पर है ये गालवान रिवर, और ये गालवान रिवर के पास का ये जो इलाका है यहीं पर वर्तमान में जो टेंशन चल रही है वो यहाँ पर चल रही है कि यहाँ पर भारत और जो चाइना है दोनों के द्वारा अपने सैनिक जो है वो बढ़ाए गए हैं। हालांकि यहाँ पर अभी तक किसी प्रकार के क्लैश की न्यूज नहीं आई, हो सकता है कि क्लैश हुआ भी हो, परंतु अभी तक अपने पास में ऐसी कोई न्यूज नहीं है। अभी तक सिर्फ यही न्यूज आई है कि वहां पर सेना जो है वो बढ़ा दी गई। क्लैश की न्यूज कहां से आई है, वो ये पेंगोंग त्सो का जो लेक है वहां से क्लैश की न्यूज आई। तो इसके आगे हम समझेंगे कि पेंगोंग त्सो के अंदर क्या प्रॉब्लम जो है। अब ये वर्तमान की बातें तो अपन ने कर ली कि भाई इस प्रकार की समस्या यहाँ पर है, पर हिस्टोरिकली क्या ये बाउंड्री का प्रॉब्लम क्या है और कैसे इसको देखा जाए। तो देखो भारत और चाइना के बीच में ये जो बाउंड्री है इसको अपन समझते हैं, बहुत ज्यादा डीप में तो नहीं जाएंगे परंतु ब्रीफली इसको समझेंगे। आज का जो टॉपिक है उसको हम ये वर्तमान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसी पर रखेंगे। पूरा बॉर्डर जो है वो बॉर्डर काफी डीप विषय है ये अपने आप में। और तो अगर हम देखें भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर है ये बॉर्डर है 3488 किलोमीटर का, 3488 किलोमीटर का बॉर्डर है भारत और चीन के बीच में। विवाद को समझने के लिए इस बॉर्डर को हम 3 सेक्टर में बांटते हैं या 3 भागों में बांटते हैं। एक भाग को कहा जाता है पश्चिमी भाग, जो कि ये है, इसको पश्चिमी भाग कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वेस्टर्न सेक्टर इसी को। एक है इस तरफ का ये जो इलाका है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का इलाका और सिक्किम का इलाका, इन दोनों को मिलाकर जो है सेंट्रल सेक्टर कहा जाता है। कुछ जगहों पर सेंट्रल सेक्टर के अंदर सिक्किम को ना रखकर सिर्फ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाके को ही रखा जाता है, और कुछ जगह जो इन दोनों को मिलाकर रखा जाता है। तो पहला भाग तो है ये पश्चिमी भाग, दूसरा भाग है ये मध्य भाग, और तीसरा भाग है ये इस तरफ वाला जिसको हम कहते हैं पूर्वी भाग। तो इस प्रकार भारत और चीन की जो सीमा है वो 3 भागों में बटी हुई है। अब यहां पर जो सबसे पहले हम देखें पश्चिमी भाग जो है या वेस्टर्न सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर के अंदर इंडिया का कहना है कि सर ये हमारा बॉर्डर है,
और इस बॉर्डर को इंडिया की तरफ से जो नाम दिया जाता है उसको कहते हैं हम जॉनसन लाइन, ये जॉनसन रेखा इसको कहा जाता है। भारत का क्लेम तो है जॉनसन रेखा का कि ये पूरा एरिया जो अक्साई चीन का इलाका है वो पूरा पूरा किसमें आना चाहिए, भारत के अंदर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि जॉनसन लाइन जो है इस तरीके से पास होती है। जॉनसन लाइन किसने बनाई थी? तो ब्रिटिश काल के अंदर 1865 में एक WH जॉनसन नाम के एक ब्रिटिश सर्वेयर हुए और उन ब्रिटिश सर्वेयर ने जो जम्मू कश्मीर रियासत थी उस जम्मू कश्मीर रियासत के लैंड रिकॉर्ड्स के आधार पर या फिर कहां से वो रेवेन्यू लेते हैं इसके आधार पर उन्होंने एक सीमा जो है वो बनाई थी। यानी जम्मू कश्मीर रियासत तो यानी वो गए गांव-गांव घूमते घूमते और गांव-गांव जाकर उनसे पूछा कि भाई आप जो है वो ये रेवेन्यू, ये जो आप राजस्व देते हो वो किसको देते हो? तो साहब किसको देते हो? हम तो जम्मू कश्मीर रियासत को देते हैं। तो जम्मू कश्मीर रियासत को देते हैं यानी वो गांव जो है वो किसके अंदर आ जाएगा? जम्मू कश्मीर रियासत में आ जाएगा। और इस प्रकार से उन्होंने उसका पूरा मार्का जो है वो उसको मार्क किया और मार्क करके उन्होंने जम्मू कश्मीर की बाउंड्री जो है वो बनाई। और 1947 में अपने गिलगित बाल्टिस्तान वाला वीडियो देखा था, उसमें देखा कि 1947 के अंदर जम्मू कश्मीर का विलय जो है भारत में कर दिया गया। यानी ये पूरा क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर के अंडर में आता है ये भी भारत के अंदर आ जाना चाहिए था। यानी ये जो अक्साई चीन का इलाका है ये भी भारत में आ जाना चाहिए था। तो इस तरीके से भारत का क्लेम जो है वो तो ये है, परंतु चाइना जो है वो इस क्लेम को सही नहीं मानता। चीन का कहना है कि साहब जब WH जॉनसन ने ये लाइन बनाई थी उस समय चीन को किसी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं दिया गया था, चीन को इसके बारे में नहीं बताया गया था, इसलिए चीन इसको नहीं मानता। और चीन ये कहता है कि जो अक्साई चीन का इलाका है ये बेसिकली चाइना का है, ठीक है। और 1962 का जो युद्ध हुआ उस 1962 के युद्ध के अंदर चीन के द्वारा ये वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के ऊपर कब्जा भी कर लिया गया। वर्तमान के अंदर चीन के द्वारा ये क्षेत्र कब्जा कर लिया, लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये इलाका है। और वर्तमान के अंदर चीन की जो सीमा दिखाई जाती है उसको कहते हैं LAC। देखो एक तरफ तो ये पाकिस्तान वाला सेक्टर है, इसको तो कहते हैं LOC, और ये जो चाइना वाली तरफ है इसको कहते हैं LAC। LAC का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। जो पाकिस्तान की साइड है उसको तो कहते हैं नियंत्रण रेखा और जो चाइना की साइड है उसको कहते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो बनाई गई 1962 का युद्ध के बाद में। ये जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा किसके अंडर में चला गया? चाइना, जो चाइना के अंडर में चला गया। तो ये तो विवाद है यहाँ पर वेस्टर्न सेक्टर के अंदर। सेंट्रल सेक्टर के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का कुछ पहाड़ी इलाका है, जैसे वो शिपकीला जो पास है उसके आसपास का जो इलाका है उसको लेकर विवाद है, कुछ पहाड़ी इलाका विवाद है, पर बहुत ज्यादा विवाद जो है सेंट्रल सेक्टर के अंदर नहीं है, ठीक है। सिक्किम के अंदर वैसे तो शुरुआत के अंदर सिक्किम का भारत में जब विलय किया उस समय चाइना ने इस विलय को ही जो है वो मान्यता नहीं दी, ठीक है। और तब तो ये कहता था कि भाई भारत की एक्सपांशन पॉलिसी है, विस्तारवादी नीति है, जिसके अंदर भारत अपने आसपास के जो छोटे छोटे जो साम्राज्य हैं उनको अपने अंदर मिलाना चाहता है। परंतु 2003 आते आते तक चीन ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि सिक्किम जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है, सिक्किम कोई भारत से अलग नहीं है। तो इसलिए 2003 में उन्होंने इस बात को जो स्वीकार कर लिया। अब सिक्किम को तो भारत का पार्ट मान लेते हैं, परंतु सिक्किम के अंदर नॉर्थ सिक्किम के अंदर एक फिंगर टिप रीजन है, उस फिंगर टिप रीजन को लेकर अभी भी ये विवाद जो है उसको माना करते हैं, ठीक है। और यही नॉर्थ सिक्किम के अंदर ही वो नाकुला का सेक्टर है जहां पर अभी कुछ समय पहले 9 मई को जो है वो झड़प हुई। उसके बाद में आता है ये जो ईस्टर्न सेक्टर, कई बार सिक्किम वाले पार्ट को भी ईस्टर्न सेक्टर में ही रखा जाता है, पर सिक्किम ईस्टर्न सेक्टर के अंदर हम देखें तो मेनली जो है वर्तमान का अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश जो है उसको पूर्ण अरुणाचल प्रदेश को जो चीन है वो विवादित मानता है। चीन ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो उनके साउथ तिब्बत का हिस्सा है। ऊपर ये देखा जाए कि भाई यहां से अगर ऊपर देखा जाए तो ये जो इलाका है वो तिब्बत का इलाका है, और चीन कहता है कि ये जो इलाका है वो साउथ तिब्बत है, ये साउथ तिब्बत है और साउथ तिब्बत है इसलिए ये किसके अंदर होना चाहिए? चाइना में होना चाहिए। परंतु भारत कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इलाका जो है वो चाइना के अंडर में नहीं आता, ये जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है भारत में आता है। क्यों आना चाहिए भारत के अंदर? तो भारत का इसमें ये कहना है कि सर ये जो इलाका है वो मैकमोहन लाइन जो है वो मैकमोहन लाइन ऐसा कहती है कि ये क्षेत्र भारत में आना चाहिए। देखिए साहब मैकमोहन लाइन कहाँ है? ये है मैकमोहन लाइन।
ये शुरू हो रही है यहाँ से, जैसे ही भूटान खत्म होता है, भूटान खत्म होते ही जैसे अरुणाचल प्रदेश की सीमा शुरू होती है, वहां से ये लाइन शुरू होती है और यहाँ पर म्यांमार तक का ये जो ट्रांजैक्शन है वहां तक ये लाइन जो है वो जाती है। ये जो मैकमहन लाइन है, इस मैकमहन लाइन के आधार पर भारत का ये कहना है कि भाई जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत में, परंतु चीन जो है वो मैकमहन लाइन को इसके हाँ, तो ये मैकमहन लाइन जो है, उस मैकमहन लाइन को लेकर विवाद है और चीन जो है वो ये कहता है कि सर मैकमहन लाइन जो है वो सही लाइन जो है वो नहीं है। मैकमहन लाइन जो है वो 1914 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1914 1914 में बनाई गई थी। कहां बनाई गई थी? शिमला। 1914 के अंदर शिमला के अंदर एक सम्मेलन बुलाया गया और शिमला के सम्मेलन के अंदर भारत के प्रतिनिधि, ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि, वहां के जो विदेश सचिव थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनका नाम था हेनरी मैकमहन और वो वहां पर प्रेजेंट थे। साथ साथ में चाइनीज जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी प्रेजेंट थे और तिब्बती रिप्रेजेंटेटिव जो है वो भी प्रेजेंट थे। ये तीनों प्रेजेंट थे, परंतु चीन का जो प्रतिनिधि है वो इस सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर चला गया। उसका ये कहना था कि भाई तिब्बत जो है वो स्वतंत्र राष्ट्र या संप्रभु राष्ट्र नहीं है, वो चीन के अधीन आता है और इसलिए तिब्बत के प्रतिनिधि को बुलाना जो है वो सही नहीं है। अगर आपको समझौता करना है तो चीन के साथ समझौता करो, तिब्बत के साथ में कोई समझौता मत करो। और इसी वजह, जबकि भारत ने कहा कि नहीं, तिब्बत जो है वो एक स्वतंत्र राष्ट्र है और स्वतंत्र राष्ट्र है इसलिए तिब्बत के साथ में भी समझौता किया जा सकता है। और बीच में जो चीन का प्रतिनिधि है वो उस सभा को छोड़कर चला जाता है। अंतिम जो वहां पर समझौता हुआ वो भारतीय प्रतिनिधि और तिब्बत के प्रतिनिधि के बीच में हुआ और इसी से जो एग्जिस्टेंस में आई वो ये मैकमहन लाइन जो है वो एग्जिस्टेंस के अंदर आई और चीन इसका अभी भी विरोध करता है। चीन इसको लीगल जो है वो नहीं मानता। तो ये विवाद है जो है वो है आपके ईस्टर्न सेक्टर के अंदर। ठीक है, तो अब पर देखो कई बार ऐसा माना जाता है कि भाई जो भारत और चीन की सीमा है इसको पूरे कोई मैकमहन लाइन कह दिया जाता है। नहीं, पूरा मैकमहन लाइन नहीं। मैकमहन लाइन सिर्फ कहां एग्जिस्ट करती है? वो सिर्फ और सिर्फ इस अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका है वहां पर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और यहीं पर ये क्षेत्र इलाका और भी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर एक और चीज है वो है तवांग। तवांग जो है चीन काफी समय से तवांग के क्षेत्र के ऊपर कब्जा करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि तवांग जो है वो तिब्बती बौद्धों का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। तिब्बत के अंदर बौद्ध है और तिब्बती जो बौद्ध है उनका सबसे पहला जो बड़ा धार्मिक स्थल है वो तो है ल्हासा में। उनका जो बड़ा बौद्ध मठ है वो ल्हासा के अंदर, वो मॉनेस्ट्री ल्हासा में। और उनकी सेकंड लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री जो है वो है तवांग के अंदर। और चीन चाहता है कि ये जो तवांग का क्षेत्र है इसके ऊपर कब्जा कर लिया जाए ताकि तिब्बती जो विद्रोह है उस तिब्बती विद्रोह को पूर्ण रूप से दबा दिया जाए। ये है ब्रीफली अपन ने देखा कि इस प्रकार का सीमा विवाद जो है भारत और इस चीन के बीच में है। अब देखें कि वर्तमान का जो प्रॉब्लम चल रही है वो कहां पर है? वो मेनली इस इलाके अंदर है। ये जो एलएसी का जो पोर्शन है उसके अंदर। एलएसी में बार बार विवाद क्यों होता रहता है या बार बार जो है वो ये चर्चा में क्यों आती रहती है? वो इसलिए आती रहती है क्योंकि एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं। इसका अर्थ क्या है पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं होने का? पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं होने का अर्थ है कि दोनों का जो इंटरप्रिटेशन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर, भारत का इंटरप्रिटेशन और चाइनीज इंटरप्रिटेशन दोनों अलग अलग है। जैसे मान लो कि भारत तो ये कहे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो यहां से पास होती है और चाइना कहे यहां से पास होती है। हालांकि इतना है नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। तो अगर ये चाइनीज क्लेम है और ये इंडियन क्लेम है तो क्या होगा? इंडिया की जो भी पेट्रोलिंग पार्टी होगी वो कहां तक जाएगी? वो यहां तक जाएगी। और जो चाइनीज पेट्रोलिंग पार्टी है वो कहां तक आएगी? वो यहां तक आएगी। तो इसका अर्थ है कि ये वाला जो बीच वाला इलाका हो गया ये एक विवादित इलाका हो गया और यहाँ पर जब दोनों की सेनाएं एक दूसरे के आसपास आएगी तो उनमें झड़प भी होगी। कोई कुछ कहेगा और कुछ कहेगा, दूसरा व्यक्ति कुछ गुस्सा करेगा और उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा जो है वो हो सकता है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का डिफाइन ना होना ये एक बड़ा कारण है जिसके कारण भारत और चीन के बीच में बार बार ये सीमा विवाद जो है वो बढ़ता रहता है। आगे देखें तो ये अक्साई चिन का इलाका है, ये है आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये पेंगोंग त्सो लेक है और यहाँ का जो इलाका है इसके ऊपर ये विवाद चल रहा है। इसके ऊपर अपने गिलगित बाल्टिस्तान और इनके ऊपर अपने पहले से चर्चा जो है वो कर ली है। देखिए
वर्तमान के अंदर जो लड़ाई झगड़ा हुआ 5 मई को, वो कहां पर हुआ? पेंगोंग त्सो झील के अंदर। अब देखें इस पेंगोंग त्सो झील को, ये पेंगोंग त्सो झील जो है वो, इसमें समस्या क्यों आती है? देखो ये ऐसी झील है, इसकी जो कुल लंबाई है वो लगभग 135 किलोमीटर है। इसमें ये 90 किलोमीटर जो है वो तो है चाइना के अंदर, ये है आपका इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर और इंटरनेशनल बॉर्डर के इस तरफ, यानी जो तिब्बत का पार्ट है उस तिब्बत के पार्ट के अंदर 90 किलोमीटर है, और ये 45 किलोमीटर जो है वो है भारत के अंदर। इसका टोटल अगर एरिया देखा जाए तो लगभग 604 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। 45 किलोमीटर तो आती है भारत में और 90 किलोमीटर आती है चाइना के अंदर। ये तो तब है जब आप इसको इंटरनेशनल बॉर्डर जो है स्वीकार करो, परंतु समस्या होती है कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो नहीं। यहां पर अपन ने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो भी कहां से पास हो रही है? वो भी इससे, इस जो पेंगोंग त्सो लेक है उस पेंगोंग त्सो लेक से ही पास हो रही। और इसी के कारण ये जो क्षेत्र है पेंगोंग त्सो झील वाला जो क्षेत्र है, यहां पर बार बार जो है वो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं या कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पेंगोंग त्सो झील के ऊपर होते रहते हैं। मतलब आपने पिछले, अगर हम 1 साल का टाइम पीरियड देखें तो उसमें कई सारे ट्रांसग्रेशंस, ऐसे सिचुएशंस जिसकी न्यूज हम तक पहुंची। बाकी तो वहां बहुत सारी चीजें होती रहती है जिसकी न्यूज हम तक नहीं पहुंचती। न्यूज हम तक पहुंच रही है, इसका मतलब है कि मामला थोड़ा ज्यादा ही बढ़ गया, तब जाकर वो न्यूज जो है वो सामान्य व्यक्ति तक पहुंचती है। और पेंगोंग त्सो लेक की जो झील की जो बातें हैं वो बार बार भारतीय मीडिया के अंदर जो है छपती रहती है, तो यहां पर इस प्रकार की प्रॉब्लम जो है वो चलती है। और देखें इसको, ये वैसे काफी खूबसूरत झील है। अगर आप जैसे अगर हम देखें 3 इडियट्स जो मूवी है, उस 3 इडियट्स मूवी के अंदर जो लास्ट का सीन है उसके अंदर इस झील को दर्शाया गया, ठीक है। और बिल्कुल काफी ये नीली झील दिखती है, ये झील है। और इसी को एक्सटेंडेड रूप देख ले तो ये तो है उसका वो इंटरनेशनल बॉर्डर, और ये है LAC जो कि कहां से पास हो रही है? वो भी इससे, ये जो पेंगोंग त्सो झील है उसी से ये पास होती है। देखते हैं इसको, पेंगोंग त्सो झील को, इसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो इट मीन पेंगोंग का मतलब क्या? पेंगोंग का मतलब कॉनकैविटी, इसका जो शेप है वो कॉनकैव शेप है, तो ये कॉनकैविटी है। और शॉ जो है, उस शॉ का मतलब जो है वो तिब्बतन लैंग्वेज के अंदर शॉ का मतलब होता है लेक, तो एक कॉनकेव शेप की लेक जो है वो ये है। ये क्रिस्टल क्लियर वाटर है इसलिए ब्लू दिखता है, ठीक है। और परंतु ये फ्रेश वाटर की लेक नहीं है, ये जो है वो ब्रैकिश वाटर है, इसके अंदर सलाइन वाटर की ये जो लेक है वो है। फिर ये एक लैंडलॉक्ड लेक है, चारों ओर से जो है वो भूमि से गिरी हुई है, ठीक है, तो लैंडलॉक्ड लेक है। उसके बाद में इसकी जो हाइट है वो मोर देन 14,000 फीट के ऊपर ये जो लेक है वो सिचुएटेड है। और इसका एक और इंपॉर्टेंस जो है वो इस वजह से भी आ जाता है कि ये जो लेह के पास में, जो लद्दाख के अंदर एक बड़ा जो क्षेत्र है वो है लेह, और लेह से 54 किलोमीटर दूर जो है वो ये लेक आती है। अभी अपन ने देखा 135 किलोमीटर लंबी है, ठीक है, 604 किलोमीटर इसका जो है वो स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। 6 इसका जो ब्रॉडेस्ट पॉइंट है, काफी नैरो है वैसे तो, परंतु पीछे जाकर लास्ट में जाकर ये थोड़ी ब्रॉड हो जाती है, और जहां ब्रॉड होती है तो ये इसका जो वाइडनेस है वो 6 किलोमीटर की वाइडनेस जो है वो हो जाती है। विंटर जब होता है तब ये लेक जो है पूर्ण रूप से फ्रीज हो जाती है, एकदम बर्फ इसमें जम जाती है। इवन आइस स्केटिंग के लिए या फिर आइस पोलो जो है उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, पोलो के लिए और आइस स्केटिंग जो है उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। 45 किलोमीटर भारत में, 90 किलोमीटर जो है वो चाइना में। और 19th सेंचुरी के अंदर, एक हिस्ट्री के अंदर भी इसका एक सिग्निफिकेंस है कि 19th सेंचुरी में एक डोगरा जनरल थे जिनका नाम था जोरावर सिंह, और जोरावर सिंह ने जो है तिब्बत के ऊपर आक्रमण किया, और उस समय जब उन्होंने तिब्बत पर हमला किया तब उन्होंने अपने जो उनके घोड़े वगैरह थे उनको ट्रेनिंग देने का काम जो है वो इसी लेक के आसपास किया था, तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जो है वो भी इस लेक का बना हुआ है। यही बात जो है वो यहाँ पर हिंदी के अंदर लिखी गई है, तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसका टेक्निकल सिग्निफिकेंस ऑफ द लेक क्या है, सिग्निफिकेंस जो है उसको देखते हैं। तो देखो सिग्निफिकेंस, अगर इसके महत्व, रणनीतिक महत्व जो है उसका क्या है, तो रणनीतिक महत्व इसका सिर्फ यही है कि इससे LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है पास होती है। तो हमने देखा कि इंटरनेशनल बॉर्डर भी, जिसको हम इंटरनेशनल बॉर्डर मानते हैं, वो भी इससे पास हो रहा है, और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो भी इससे जो है वो पास हो रहा है। तो
ये और कई बार जो है यहाँ पर इन दोनों के बीच में भारत और जो चीन है उसकी सेनाओं के बीच में यहाँ पर समस्याएं होती है, इसलिए बार बार ये न्यूज के अंदर रहा करती है। फिर एक और बात ये कि इसके पास में एक वैली है जिसको कहते हैं चुशुल वैली। ये जो चुशुल वैली जो है वो एक ऐसा रीजन है जिसके माध्यम से चाइना जो है वो अगर भारत के ऊपर कभी आक्रमण करता है तो ये जो चुशुल वैली का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र का प्रयोग जो है वो किया जाएगा। 62 के वॉर के अंदर भी चाइना के द्वारा इस वैली का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का प्रयोग किया गया था। इसी के पास में जो 1962 में प्रयोग किया गया था, कहां पर? रेजांगला। 1962 की एक फेमस बैटल जो है वो हुई थी। रेजांगला की जो बैटल है वो इसी झील के जो है पास में हुई थी। रेजांगला की बैटल जो है वो मतलब जो युद्ध है उन युद्धों के अंदर सबसे खतरनाक बैटल्स में इसको माना जाता है, जब भारत के 124 जवानों ने लगभग 1500 जो चाइनीज जवान है उन चाइनीज को वहां पर उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। और इसके अंदर इसको कहा जाता है कि वो बैटल जो कि लास्ट ब्रेथ तक जो लड़ी जाती है, जो कि अंतिम सांस तक जो लड़ाई लड़ी जाती है, उसके अंदर अगर सबसे बड़ा अगर किसी को एग्जाम्पल देना हो तो वो एग्जाम्पल दिया जा सकता है इस रेजांगला के युद्ध का। इसके ऊपर और इसी के लिए वहां पर जो मेजर थे ये शैतान सिंह भाटी, इनको जो है वो परमवीर चक्र जो है वो इस युद्ध के लिए मिला था। इसके बारे में हम बाद में एक बड़ा वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर इस युद्ध के बारे में जो अकेले चर्चा की जाए, क्योंकि इस युद्ध की काफी महत्वपूर्ण जो है वो युद्ध रहा हुआ है। तो अगर हम इसको समझना चाहें तो देखो ये है पेंगोंग त्सो झील, ये है वो चुशुल वैली और यहाँ है वो रेजांगला का पास। ये रेजांगला का पास यहाँ पर पड़ता है। और तो अगर चाइनीज अगर आक्रमण करते हैं तो वो या तो इसका प्रयोग करके या इसका प्रयोग करके इसी तरीके से जो है वो भारत का जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है या इंडिया के पास में जो टेरिटरी है उसके ऊपर वो अटैक कर सकते हैं। तो इस वजह से ये पेंगोंग त्सो लेक का जो झील का जो इलाका है वो काफी महत्वपूर्ण जो है वो हो जाता है। अब इसमें डिस्प्यूट कैसे हुआ? तो एक तो एलएसी तो गुजर रही है और अपन ने देखा कि एलएसी जो है वो दोनों ही जगह भारत और जो चाइना है उन दोनों के द्वारा एलएसी का जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग अलग है। भारत के द्वारा अलग इंटरप्रिटेशन है और चाइना के द्वारा अलग इंटरप्रिटेशन। यहाँ लेक में भी इसी प्रकार की चीज है। 1999 के अंदर जब कारगिल का युद्ध हुआ, भारत ने ऑपरेशन विजय चलाया और ऑपरेशन विजय का वो जो समय था उस समय इस तरफ पेंगोंग त्सो लेक और इस तरफ जो भारत की सेना थी हमने वो सारे वहां से हटाकर हमने लगा दी इस कारगिल का जो क्षेत्र था वहां पर उस सेना को लगाया गया। और उसी समय चाइनीज ने मौका देखते हुए भारत के अंदर लगभग 5 किलोमीटर अंदर जो है वो एक रोड जो उस रोड का कंस्ट्रक्शन कर लिया और जो कि जो लेक है उस लेक का जो उत्तरी क्षेत्र है उस उत्तरी क्षेत्र के ऊपर जो लेक का जो बैंक है मतलब उसका जो किनारा है उसके ऊपर 5 किलोमीटर की ये जो रोड है उस रोड का कंस्ट्रक्शन उन्होंने कर लिया। यानी वो और इनसाइड इंडिया जो है वो आगे पहले से ही इनसाइड इंडिया थे और 99 का समय के अंदर उन्होंने इस बात का फायदा उठाया और फायदा उठाकर ये और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया। ये पहले से भी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है चाइनीज साइड के अंदर काफी अच्छा है। वहां पर पहले से इन्होंने एक ये G219 काराकोरम हाईवे जो है वो बनाया हुआ है और उसको कनेक्ट करती हुई काफी सारी रोड्स जो है वहां पर बनाई हुई। इन रोड्स का सिग्निफिकेंस ये है कि इनके माध्यम से जो चाइनीज मोबिलिटी है कि अगर उनको कभी भी इस क्षेत्र के अंदर समस्या दिखती है तो वो फटाफट अपने टैंक्स को, अपने आर्मी को, इन सब का मूवमेंट, अपने प्लेन्स का इनका मूवमेंट जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं। जबकि भारत की जो साइड है उस भारत की साइड के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उतना अच्छा नहीं है। 62 का वॉर अगर हम हारे तो 62 के वॉर के अंदर हारने में एक बड़ा कारण ये था कि भारत के पास में वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नहीं था। हालांकि जवानों के अंदर जो जोश है उसकी कोई कमी नहीं थी, मतलब 124 लोग 1400 को मार रहे हैं तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जो कमी थी वो कमी बड़ी थी इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि एक बार आपकी लड़ाई शुरू हो गई तो उसके बाद पीछे से सप्लाई जो है वो सप्लाई नहीं आ सकती, ना तो सैनिकों की सप्लाई आ सकती है, ना आर्म्स एंड एम्यूनिशन की सप्लाई आ सकती है, ना ही जो खाने पीने की जो वस्तुएं उनकी सप्लाई आ सकती है और उसके बगैर जो लंबे समय तक लड़ाई लड़ना संभव नहीं हो पाता। परंतु चाइनीज जो साइड है उस चाइनीज साइड पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है और वो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तैयार करते जा रहे हैं और इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उनका जो कंट्रोल है वो भी स्ट्रांग जो है वो हो जाता है। तो ये
अब हम अगर समझे इसके अंदर कि भाई कंट्रोल कैसे है, तो यहां आपको बार बार न्यूज के अंदर एक शब्द बार बार प्रयोग में मिलेगा, वो है फिंगर्स, कि इस फिंगर के ऊपर लड़ाई हुई है, फिंगर पे लड़ाई हुई। तो इसको समझते हैं। देखो ये क्या चीज, देखो ये वो जो पेंगोंग त्सो लेक है, उस लेक के उत्तरी तरफ और इसके दक्षिण की तरफ, दोनों ही तरफ काफी सारे पहाड़ हैं। ये जो पहाड़ है, उन पहाड़ की जो चोटियां हैं, इन चोटियों को कहा जाता है फिंगर। इन चोटियों का जो इलाका है, उस इलाके को जो आर्मी अपनी भाषा के अंदर उसको यूज करती है, उसे कहती है फिंगर। तो देखें अगर अपन इसको स्लाइड्स को आगे करके, तो देखो ये पेंगोंग त्सो झील, और पेंगोंग त्सो झील के अंदर ये जैसे ये एक चोटी आ रही है, तो यहां पर इसको फिंगर 8 कहा जाएगा, इसको फिंगर 9, ये फिंगर 6 है, ये फिंगर 5 है, ये फिंगर 4, इधर फिंगर 2, इधर आगे तरफ जाएंगे तो फिंगर 1। यहां पर आईटीबीपी का एक पोस्ट है। वो जो अपन ने शुरुआत के अंदर जो वीडियो देखा था, उस वीडियो के अंदर जो दूसरा मतलब एक वीडियो तो जो है वो डोकलाम का था, दूसरा वीडियो जिसके अंदर बहुत सारे सैनिक आपस में लड़ रहे हैं, वो जो लड़ाई हुई थी वो यहां हुई थी। यही इसी जगह वो जो वीडियो है, उस वीडियो को शूट किया गया था। ये फिंगर 5 का जो इलाका है वो काफी प्रॉब्लमेटिक होती है। तो अब यहां से हमको समझ में आ रहा है कि ये फिंगर जो है वो क्या होती है। तो ये पेंगोंग त्सो लेक और उस लेक के उत्तरी का इलाका, दक्षिण का इलाका नहीं, उत्तर का जो इलाका है, उसके अंदर इस प्रकार की चीजें जो है वो बनी हुई है। तो अब ये फिंगर है। अब देखो भारत का जो क्लेम है, भारत ये मानता है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो फिंगर 8 तक जाती है। भारत का मानना है कि भाई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जैसे अपन ने समझा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में दोनों को लेकर कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन कैसे, तो भारत का तो मानना है फिंगर 8 तक जाती है, परंतु फिंगर 8 तक हम मानते हैं, हमारा फिजिकल कंट्रोल वहां तक नहीं है। हमारा फिजिकल कंट्रोल क्या है, फिंगर 4 तक, जो कि अभी अपन ने देखा आईटीबीपी का पोस्ट कहां पर बना हुआ है, फिंगर 4 पे जो आईटीबीपी का पोस्ट बना हुआ है। तो फिंगर 4 तक तो हमारा फिजिकल कंट्रोल है, पर हम मानते हैं कि हमारी वो जो है वो वहां तक जाती है। चाइना जो है, उनका बॉर्डर पोस्ट बना हुआ है फिंगर 8 पर, फिंगर 8 जो है उसके ऊपर उनका चाइनीज बॉर्डर पोस्ट है, पर उनका ये मानना है कि जो एलएसी है वो फिंगर 2 तक जाती है। तो ये फिंगर 2 तक जो है वो अपने एरिया को मानते हैं। तो हम तो मानते हैं फिंगर 8 तक, और इनका 8 से, यानी अगर ये फिंगर 8 है, यहां पर फिंगर 4, और फिर इधर जाओ तो फिंगर 2, हम यहां पर सिचुएटेड है, यहां तक हम मानते हैं, यानी हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टी जाएगी वो यहां तक जाएगी। चाइनीज यहां पर सिचुएटेड है और वो मानते हैं यहां तक है, तो यानी उनकी पेट्रोलिंग पार्टी जाएगी तो वो यहां तक जो है वो जाएगी। और अगर जाएगी तो आसपास में जैसे ही वो एक दूसरे को एक साथ मिल गए, तो वहां पर जो है वो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद में, और मतलब 2013 के अंदर जो चाइनीज है, उन चाइनीज के द्वारा फिंगर 4 जो है उसके ऊपर उन्होंने परमानेंट कंस्ट्रक्शन करना जो है वो शुरू कर दिया था। ऐसे टेंट्स वगैरह जो है उन्होंने गाड़ दिए थे, और इवन बंकर बनाने भी शुरू कर दिए थे। हालांकि भारत ने उसके बाद में उसका विरोध किया, और विरोध करने के बाद में वो सब चीजें जो है उसको डिमोलिश किया गया। यानी बार बार चाइनीज जो है उसको एग्रेशन वहां पर करते रहते हैं। अब चाइनीज जो है वो आते हैं फिंगर 2 तक पेट्रोलिंग करने के लिए, और फिंगर 2 पर पहुंचने के बाद में उनके रिटर्न होने का पाथ, मतलब ये रोड जो है वो ऐसी वन साइडेड होती है, वापस पीछे जाने के लिए आपको बड़ा एरिया चाहिए, ऐसा एरिया जहां से वापस ये घूम सके, तो आपकी गाड़ी घूम सके, इसके लिए इनके पास जो रिटर्न करने का जो जगह है वो कहां पर है, वो इस फिंगर 2 पर रिटर्न करने की जगह, ठीक है। और इफ दे आर कन्फ्रंटेड एंड स्टॉप्ड बाय इंडियन पेट्रोल बिटवीन आस्किंग देम टू रिटर्न, और अगर बीच में ही कहीं पर, जब तक आप फिंगर 2 तक नहीं पहुंचे, उससे पहले अगर भारतीय आपको कहीं पर मिल गए तो सब वो आपको कहेंगे कि आप यहीं से लौट जाओ, और वहीं पर जो है वो कंफ्यूजन, वहीं पर मतभेद शुरू हो जाएगा, और फिर उससे जो लड़ाई झगड़ा जो है वो शुरू होता है। भारत के पास में अभी तक, क्योंकि वहां पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ज्यादा नहीं है, इसलिए भारतीय जो पेट्रोलिंग करते हैं वो पैदल करते हैं। चाइनीज तो करते हैं व्हीकल के ऊपर, लाइट व्हीकल है उनके पास, उससे करते हैं। भारतीय जो है पैदल वहां पर जो है वो पेट्रोलिंग किया करते हैं। और अब तक फिंगर 8 तक जो है वो जा सकते थे ये। और अभी जो वर्तमान के अंदर भी जो 5 मई को भी लड़ाई हुई, वो फिंगर 5 का जो इलाका है उसी के ऊपर लड़ाई हुई। और अब ऐसा कई न्यूज रिपोर्ट्स ये कह रही है कि उन्होंने भारतीयों को फिंगर 2 तो जो है वहां तक ही सीमित कर दिया, यानी अब फिंगर 2 से आगे जो है भारतीय आने जो है वो संभव उनके लिए नहीं हो पा रहा। हालांकि कंफर्म्ड रिपोर्ट्स जो है वो इसकी नहीं है, कुछ एक न्यूज रिपोर्ट्स जो है उनके अंदर ये कहा गया। ये अपन ने फिंगर समझ ली, यानी ये फिंगर 8 है, वापस देख लें इसको, यहाँ फिंगर 8 है, जहां तक तो
यहाँ पर तो जो है वो चाइनीज कंट्रोल है, और यहाँ से फिर चाइनीज जो है रोड से होते हुए जाते हैं आगे की तरफ फिंगर 2 तक, और फिंगर 2 से वापस जो है वो ये लोग घूमकर आते हैं। यहाँ पर आईटीबीपी का अपना पोस्ट जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, और ये जो फिंगर 5 का इलाका है यहाँ पर वो जो 5 मई को जो लड़ाई झगड़ा हुआ है वो यहाँ पर हुआ, और लड़ाई झगड़ा तभी होता है जब दोनों जो है वो एक साथ आ जाए, यानी एलएसी को लेकर जो है वो ये कंफ्यूजन जो है वो बनी हुई है। ये इसी पेंगोंग त्सो झील को थोड़ा और आगे की तरफ दिखाया गया। ये फिंगर 5, फिंगर 4, फिंगर 3, फिंगर 2 और फिंगर 1। हाँ, अब ये सिर्फ रोड के ऊपर ही नहीं, इवन वाटर जो है पानी के अंदर भी चाइनीज एग्रेशन जो है वो ज्यादा रहता है। क्यों ज्यादा रहता है? तो उनके पास में वहां पर बोट्स जो है वो ज्यादा अच्छी बोट्स है, काफी अच्छी बोट्स जो है चाइनीज के द्वारा यूज की जाती है। इस वजह से चाइना पानी के अंदर ज्यादा एग्रेशन जो है वो दिखा पाता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में भारत के द्वारा भी ये जो थाम्पा बोट्स हैं, इन थाम्पा बोट्स को लिया गया है, और इसके कारण अब भारत का जो वहां मूवमेंट है वो भी थोड़ा अच्छा मूवमेंट जो है वो हो गया, और इसीलिए चाइनीज के द्वारा भी वहां पर भारत का जब मूवमेंट अच्छा हो तो चाइना ने कहा कि हम भी और अच्छा करेंगे, तो इन्होंने एलएक्स सीरीज की जो बोट्स हैं उनको वहां पर अब बढ़ा दिया, यानी चाइना ने मोर इक्विपमेंट्स जो है वो उस एरिया के अंदर लेकर चाइनीज आए हैं। अब देखो एक और यहां पर बात आती है, वो है बैनर ड्रिल क्या होता है। बैनर ड्रिल क्या होता है या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वहां पर किस प्रकार का है। अगर किसी प्रकार की बोट जो है वो आपको दिखती है, कि जैसे अपन ने कहा कि ये जो फिंगर एरियाज थे उन फिंगर एरियाज से आपकी बोट इस तरफ गई, इधर से चाइनीज बोट्स जो है वो भी इधर आ गई, और आप एक साथ जो है वो एक ही जगह पर दिख गए, तो यानी कन्फ्रंटेशन हो गया। अब कन्फ्रंटेशन हो गया तो क्या होगा? अगर ऐसा जब भी कन्फ्रंटेशन होता है कि भाई आपको दिखा कि भाई चाइनीज बोट्स आ रहे हैं, तो अगर यहाँ पर 3-4 बोट है तो ये भी इस तरफ से भी 3-4 बोट्स जो है वो भेज दी जाएगी। लगभग 20 फीट की दूरी के ऊपर ये दोनों बोट्स जो है वो खड़े हो जाते हैं। फिर दोनों बोट्स जो होते हैं उनके द्वारा कुछ बैनर दिखाए जाते हैं। बैनर होते हैं जो कि लाल कपड़ा होता है, रेड क्लॉथ होता है, उसके ऊपर सफेद अक्षरों के अंदर लिखा हुआ होता है, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ होता है? यू आर इन इंडियन वाटर्स, इन द इंटरेस्ट ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी वी अर्ज यू टू रिटर्न। कि आप भारतीय पानी में हो और हम शांति चाहते हैं, इसलिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप वापस जो है वो लौट जाओ। इसको इंग्लिश में भी पढ़ा जाता है, और चाइनीज जो लैंग्वेज है मैंडेरिन, इस मैंडेरिन के अंदर भी इसको पढ़ा जाता है। ठीक है। दूसरी तरफ चाइनीज जो है वो अगर भारतीयों को स्पॉट करते हैं तो वो कहते हैं यू आर इन इंग्लैंड चाइनीज टेरिटरीज चाइनीज वाटर, और वो उसको इंग्लिश और हिंदी के अंदर जो है वो पढ़ते हैं। यानी दोनों साइड के द्वारा बैनर जो है वो दिखाए गए, बैनर दिखाने के बाद में उसको पढ़ा भी गया, पढ़कर एक दूसरे को जो है वो बता देते हैं। बताने के बाद में जब वो लौट जाते हैं तो फिर इन द इंटरेस्ट ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी वी आर रिटर्निंग टू आवर साइड एंड वी ट्रस्ट यू विल आल्सो डू दी सेम, और हमें ऐसा लगता है कि आप जो है वो भी ऐसा करेंगे। ये है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अगर कहीं पर लड़ाई झगड़ा ना हो, इसके लिए ऐसा किया जाता है। अब अगर सिचुएशन ऐसी हो कि चाइनीज बोट्स जो है वो बहुत एग्रेसिव मूव करने लग जाएं और वो आपको मतलब ये बैनर ड्रिल वगैरह करने का मौका ही नहीं दे, तो क्या होता है? तब देखो इंडियन बोट जो है वो उनके पीछे जाती है। तब इंडियन बोट उनके पीछे जाती है, उसको चेज करती है। चेज करने के बाद में अगर ये चाइनीज बोट है तो उसके बाद इंडियन बोट्स जो है उसको चारों ओर से एनसर्कल कर लेती है, और एनसर्कल करने के बाद में बोट्स इस तरीके से घूमती है, और घूमकर जो पानी है उस पानी के अंदर एक वर्लपूल जो है वो क्रिएट कर दिया जाता है ठीक है। और ऐसा लगता है जैसे कि अब ये जो चाइनीज बोट है वो डूब जाएगी, इस तरीके के हालात जो है वो बन गए। और ऐसा जब उनको लगता है कि भाई अपन तो डूब ही जाएंगे, तब वो फिर जो है वो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं कि भाई अपन वापस अपने रास्ते, अपने जो इलाका है वहां पर चले जाएं तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है वो अपनाए जाते हैं। हालांकि कई बार जब ऐसा नहीं हो पाया या फिर जब जो है वो एग्रेशन बहुत ज्यादा है, तब फिजिकल जो क्लैशेस हैं वो भी होते हैं। फिजिकल जब क्लैश होते हैं तब वहां पर ब्रिगेडियर लेवल की जो टॉक्स हैं उनको आयोजित किए जाते हैं। लोकल जो कमांडर्स होते हैं, लोकल कमांडर्स की बातचीत की जाती है, और बातचीत के माध्यम से मामलों को सुलझा लिया जाता है। इस बार ऐसा माना जा रहा है कि क्योंकि एग्रेशन तो बहुत सारे होते हैं, लड़ाइयां बहुत होती है, परंतु क्योंकि वर्तमान में बार बार न्यूज में आ रहा है, इसका मतलब जो लोकल कमांडर्स हैं वो इसको रिजॉल्व करने में जो सफल है वो नहीं हो पाए।
ये मानक संचालन यहाँ प्रक्रिया है जिसको अपन बैनर ड्रिल कहा करते हैं। पिछले कुछ समय के अंदर चाइनीज ट्रांसग्रेशन या फिर चाइना का जो अतिक्रमण है भारतीय क्षेत्र में वो बढ़ा है। अब हम कैसे मानते हैं कि पेंगोंग त्सो लेक का जो इलाका है उसके अंदर अतिक्रमण हुआ है या नहीं हुआ? तो अतिक्रमण को रिकॉर्ड किया जाता है। कैसे रिकॉर्ड करते हैं? या तो विजुअली ऑब्जर्व बाय द बॉर्डर पोस्ट, जो बॉर्डर के ऊपर पोस्ट लगी है वो खुद ही देख ले, ठीक है, उनके जो सर्वेलांस के इक्विपमेंट्स हैं उनके द्वारा, या फिर कोई फेस ऑफ हो जाए, आपस में आमना सामना हो जाए तब देखते हैं, या फिर किसी लोकल वहां का जो स्थानीय कोई व्यक्ति है वो अगर रिलायबल स्थानीय व्यक्ति है वो बताए कि साहब मैंने देखी थी चाइनीज बोट्स इस तरफ आते हुए या चाइनीज के मूवमेंट्स को यहाँ पर आते हुए, तब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं कि हाँ भाई चाइनीज जो है यहाँ पर आए। या फिर कोई चाइनीज जो है वो कुछ एविडेंस छोड़ के चले जाए, जैसे कुछ रैपर छोड़ जाए या बिस्कुट के पैकेट वगैरह जो है वो छोड़ के चले जाए, तब हमको पता लगा अगर रैपर वगैरह को छोड़ के गया है इसका मतलब चाइनीज इस साइड पर आए थे, और उसको फिर जो है वो ट्रांसग्रेशन के अंदर जो है रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अब हम ये क्यों देख रहे हैं? वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि पिछले समय के अंदर ये जो ट्रांसग्रेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ गए। ये देखो, ये चीनी अतिक्रमण होता है, ये है 2020 में, अभी तक हम 2020 के अंदर मई चल रहा है, तो 2020 के अंदर जो टोटल ट्रांसग्रेशन है वो 170 हो चुके हैं। जो रिकॉर्डेड ट्रांसग्रेशन है वो 170 से ज्यादा बार 70 के करीब जो है वो हो चुके हैं। और जबकि 2019 के अंदर ये टोटल पूरा 2019 में 187 थे, अभी तो 2020 जो है वो लगभग आधा पड़ा है, और इसके अंदर ही इतना बड़ा जो है वो हो चुका है ये चाइनीज ट्रांसग्रेशन। पिछले साल अगर हम एरियल ट्रांसग्रेशन की बात करें तो 2019 के अंदर 108 हुए थे, 2018 में ये 78 हुए थे, 2015 में 20 थे। यानी समय के साथ में ये जो चाइनीज ट्रांसग्रेशन है वो क्या हुए, बढ़े हैं। तो ऐसा क्यों साहब, चाइनीज ट्रांसग्रेशन इतने क्यों बढ़ गए पिछले कुछ समय के अंदर, ऐसा क्या हुआ? उसकी जो मुख्य वजह है वो अभी हम अब ये जो है हमें आगे पता लगेगा। पहले तो ये देखें कि भाई ये जो कौन कौन से एरियाज के अंदर जो है वो समस्याएं होती है। तो वेस्टर्न सेक्टर जो पश्चिमी क्षेत्र है, यानी जो अक्साई चीन और लद्दाख का जो इलाका है वहां पर कौन कौन से एरियाज हैं, इन एरियाज को ज्योग्राफी के अंदर इसके क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं कि ये इलाका जो है कहां पड़ता है। तो दौलत बेग ओल्डी, देपसांग प्लेन, चिपचाप रिवर, गालवान रिवर, कोंकाला, पेंगोंग त्सो लेक, देमचौक और चुमार, ये जो इलाके हैं इन इलाकों में बार बार जो समस्याएं या कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हुए। तो ये आपको बार बार न्यूज के अंदर जो है इन इलाकों के नाम दिखेंगे। तो जब प्री के अंदर या फिर ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं कि ये इलाका जो है वो कौन से एरिया में पड़ता है या कौन से स्टेट के अंदर जो है ये है। तो अभी अब इनकी जो है वो लोकेशंस ट्रेस करते हैं कि ये कहाँ है ये। तो देखो, सबसे पहले जो बात है वो दौलत बेग ओल्डी, तो ये रहा साहब दौलत बेग ओल्डी, यहाँ पर ये जो इलाका है वो है दौलत बेग ओल्डी का। दूसरा गालवान रिवर, तो ये गालवान रिवर और गालवान रिवर का इलाका, ये जो अभी वर्तमान के अंदर जो कंटेस्टेशन चल रहा है वो इस गालवान रिवर जो है इसी इलाके पर चल रहा है। फिर कोंकाला, तो ये है कोंकाला का इलाका, इस तरफ ये कोंकाला का इलाका। फिर पेंगोंग त्सो, ये पेंगोंग त्सो लेक, और यहाँ पर अपन जानते हैं कि ये LAC है और LAC के को लेकर जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो चलती है। ये चुशलू है, इधर ये है चुमार का सेक्टर और ये है देमचौक। तो इस प्रकार ये जो इलाके हैं वो वर्तमान के अंदर काफी न्यूज में, इसलिए इनकी लोकेशंस जो है वो हमको पता होनी चाहिए कि कौन सा इलाका जो है वो कहां पर पड़ता है। ये इसको और एक दूसरे मैप के अंदर हम देख सकते हैं। ये इधर अपन जो रह गए उसके अंदर ये चिपचाप रिवर ये यहाँ पर है, देपसांग प्लेन ये यहाँ पर है, इधर से एक और रिवर आ रही है उसको शौक रिवर कहते हैं, ये रिवर है गालवान रिवर, कोंकला, पेंगोंग त्सो लेक, अब बात करते हैं जैसे अपन ने देखा पिछले ट्रांसग्रेशन की बात, तो पिछले कुछ समय में जो चाइनीज ट्रांसग्रेशन है वो काफी बढ़ गए हैं, मतलब हर साल उसमें वृद्धि होती जा रही है। कभी 20 थे, फिर 45, 60, 100 से ऊपर जो है वो अब हो चुके हैं, और इस साल तो 178 मात्र मई तक ही जो है 178 के करीब ट्रांसग्रेशन। तो क्यों ये टेंशन जो है वो क्यों बढ़ी?
इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण है कि पिछले कुछ समय के अंदर भारत ने इस क्षेत्र के अंदर अपनी जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। देखो, अब तक तो जैसे अपन ने पहले देखा कि भारत की तरफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज्यादा अच्छा नहीं है। चाइनीज जो है वो पेट्रोलिंग करता है लाइट व्हीकल में, भारत जो है पेट्रोलिंग करता है पैदल। परंतु पिछले कुछ समय के अंदर इस स्थिति को बदला जा रहा है और इसको बदलते हुए अब हम भी हमारी कनेक्टिविटी उस एरिया के अंदर बढ़ा रहे हैं, ताकि 62 के अंदर जो हार हुई थी उसका मुख्य कारण था इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। अब ऐसा ना हो, इसलिए पिछले कुछ समय के अंदर हमने उस एरिया के अंदर अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाना शुरू किया। और कनेक्टिविटी बढ़ाना शुरू किया, इसका मतलब चाइनीज को लग रहा है कि भारत जो है वो अब तक तो बिल्कुल नीचे था इस मामले में, और अब वो धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। और ये जो मजबूती है ये चाइना को पसंद नहीं आ रही, और इसीलिए बार बार चाइना जो है इसका विरोध कर रहा है। देखो, इंडिया ने अपना इंप्रूव कनेक्टिविटी जो उसको इंप्रूव किया हुआ है। ये जो दौलत बेग ओल्डी के अंदर हमने एक एयर स्ट्रिप बनाई है, वहां पर एक जो है वो हवाई पट्टी बनाई गई है। वो हवाई पट्टी जो है वो C-130J जो मीडियम एयरक्राफ्ट है, ये C-130 जो हमने यूएस से लिया था, ये एयर ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट है, और ये ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट उस हवाई पट्टी के ऊपर उतर सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट वो बड़ी मात्रा के अंदर वहां पर सैनिकों को लेके जा सकता है। ये ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट बड़ी मात्रा में आर्म्स एंड एम्यूनिशन को लेके जा सकता है। ये बड़ी मात्रा में वहां पर राशन सामग्री को लेकर जा सकता है। और अगर ये सब राशन सामग्री, आर्म्स एंड एम्यूनिशन ये अगर कंटिन्यूअसली मिलते गए तो भारत जो है वो युद्ध अगर कभी होता है तो उस युद्ध में भारत कभी भी नीचे नहीं होगा या कमजोर नहीं होगा। और इसलिए अब हमने पिछले कुछ समय के अंदर ये स्थिति को बढ़ाई है, और स्थिति को बढ़ाने के कारण चाइनीज जो है, अब चाइनीज को यहाँ पर ऐसा कोई ऐसा मुक्त नहीं है कि भाई ये एकदम खाली पड़ा है और आप अपने जो जच रही है वो करो। तो इस कारण इनका विरोध जो है वो बढ़ा। और इसमें बड़ा रोल जो है इस BRO का है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO के द्वारा काफी बढ़िया काम जो है, अभी अपन ने पिछले वीडियो के अंदर काला पानी वाला वीडियो था उसमें देखा कि लिपुलेख का जो पास है वहां पर उन्होंने रोड जो है बनाई है। वैसे ही ये जो पूरा हिमालयन अक्रॉस द हिमालयन जो ये फ्रंटियर है, इसके ऊपर वो उन्होंने लगभग 61 इंडियन चाइना जो रोड्स हैं वो बॉर्डर रोड्स का निर्माण इनके द्वारा किया गया। 2018 तक 28 रोड्स जो है उनका कंप्लीट कर लिया गया था, और ड्यू टू रिसर्च कंक्रीट एफर्ट्स 5 रोड्स जो है वो और 2019 के अंदर फिर कंप्लीट कर ली गई। 11 रोड जो है वो इस साल पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अगले साल 2021 में और 9 रोड कंप्लीट हो जाएगी, और 2022 में और 6 रोड जो है और कंप्लीट हो जाएगी। यानी बॉर्डर के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है, और इसमें ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है उस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम काफी अच्छा है। फिर हम देखें कि इस BRO का जो बजट है उस बजट को भी समय के साथ में बढ़ाया गया। 2009 से 2014-15 तक की अगर हम कंपैरिजन करें तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो बजट था वो 4000 करोड़ प्रति वर्ष के ऊपर, मतलब इसके ऊपर एकदम स्टैग्नेंट था कि भाई 4000 करोड़ रुपए जो है उनको दिए जाएंगे। परंतु पिछले कुछ सालों के अंदर इसको बढ़ा दिया गया। 2018 के अंदर ये 5400 करोड़ हो गया। 2019-20 के लिए ये 8000 करोड़, यानी उससे जो पहले जो था उससे लगभग दोगुना कर दिया। और 2020-21 जो है उसके अंदर ये 10,000 करोड़ से ऊपर जो है वो जाने का जा सकता है। यानी जो भारत है वो भारत बॉर्डर के ऊपर लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर रहा है, और इसी कारण चाइनीज जो है उन चाइनीज को एक समस्या हो रही है। ये जो चाइनीज ट्रांसग्रेशन है उस चाइनीज ट्रांसग्रेशन को समझने का एक बड़ा कारण जो है वो हमको ये दिखाई देता है कि भारत की जो कनेक्टिविटी है या भारत के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया जा रहा है वो चाइना को पसंद नहीं आ रहा। ये फिर एक रोड का जो काफी नाम आता है वो है जो अभी वर्तमान का जो प्रॉब्लम है, गालवान वैली। ये देखा कि अपन ने गालवान जो घाटी है वो यहाँ है, और यहाँ पर समस्या चल रही है। और वो क्यों चल रही है? इस रोड के कारण। ये जो रोड बनाई गई, ये रोड है दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड। ये यहाँ पर ये लेह का इलाका है, ये जो है वो दारबुक है, ये आपका शोक है, और ये आपकी पूरी DBSO रोड है, मुर्गो का इलाका, और यहाँ पर दौलत बेग ओल्डी। यानी दौलत बेग ओल्डी जो है वो यहाँ पर तो आपकी एयर स्ट्रिप है, वो अभी अपन ने पहले देखा। यानी यहाँ एयर स्ट्रिप अगर पहुंच गई तो यहाँ पर आपने सैनिकों को पहुंचा दिया, उसके बाद रोड के माध्यम से आप इस पूरे बॉर्डर तक का ये जो इलाका है इस इलाके तक पहुंचाया जा सकता है। और ये जो रोड DBSB वो जो रोड है, इस रोड के कंस्ट्रक्शन का विरोध जो है चाइनीज के द्वारा किया जा रहा है। चाइनीज इवन ये भी कह रहे हैं कि ये जो रोड है वो हम चाइना के उस जो इलाका है उसमें बना रहे हैं, जबकि भारत का कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम चाइना के इलाके में नहीं बना रहे, इट इज वेल विद इन इंडिया। मतलब
कंफ्यूजन का जो इलाका उसमें भी नहीं है, LAC जो है इधर से पास हो रही है और हम इसके भारत का जो तरफ है उस भारत की तरफ के अंदर ये रोड बना रहे हैं। तो रोड अगर भारत की तरफ बन रही है तो इसके अंदर चाइना को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, परंतु उनको परेशानी हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि अगर यहाँ रोड बनती है तो ये वाला जो इलाका है, इस इलाके में इंडिया का जो पोजीशन है वो स्ट्रांग हो जाएगी। इस रोड का नाम जो है बार बार आपको न्यूज के अंदर सुनने को मिलेगा। यहाँ पर काफी सारे, यहाँ रोड बनाना कोई बहुत आसान काम नहीं है, मतलब ऐसा लगे कि भाई जैसे अपन सामान्यतः रोड बनाते हैं वो बनाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे नाले हैं, बहुत सारा जो इलाका है वो बहुत डिफिकल्ट टेरेन है, तो इसमें बड़े बड़े जो ब्रिजेस हैं वो ब्रिजेस भी बनाए जा रहे हैं इन नदियों के या नालों को क्रॉस करने के लिए। और इतनी ऊंचाई पर ब्रिज बनाना, इतनी ऊंचाई पर रोड बनाना, ये भी कोई आसान काम जो है वो नहीं। अब देखें कि भाई अच्छा, तो अब तो अपन ने समझ लिया कि भाई क्या क्या विवाद जो है वो अपने यहाँ पर चल रहे हैं। अब देखिए इन विवादों को हल करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए गए हैं या नहीं किए गए, तो मैं इनको शॉर्ट जो मेन एग्रीमेंट्स हैं उनको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया है। तो 1988 इसकी शुरुआत होती है 1988 में। 1988 में भारतीय जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी तत्कालीन, वो गए चाइना की उन्होंने यात्रा की और यात्रा करके उन्होंने कहा कि भाई हम बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है उसको सुलझाना चाहते हैं और एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया जो कि बॉर्डर के ऊपर काम करेगा। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमको आर्थिक जो संबंध है उनको भी अच्छा करना चाहिए और इसके लिए एक जॉइंट इकोनॉमिक ग्रुप जो है वो भी बनाया गया। तो जॉइंट वर्किंग ग्रुप और जॉइंट इकोनॉमिक ग्रुप, इसमें सिर्फ वर्किंग ग्रुप की बात कही गई है क्योंकि अपन इसकी बात करें, इसके अलावा इन्होंने जॉइंट जो इकोनॉमिक ग्रुप है वो भी बनाने की बात जो है वो कही गई थी। 1993 के अंदर जो पीवी नरसिम्हा राव की जब सरकार थी तब भारत और चीन के बीच में एक समझौता हुआ जिसे कहते हैं पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन बॉर्डर, कि सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए एक समझौता किया गया। देखें हम देखते हैं कि भाई जितनी भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वहां पर लात घूंसे चल रहे हैं, धक्का मुक्की चल रही है, परंतु वहां पर गोली नहीं चलाई जा रही। तो क्यों नहीं चलाई जाती? तो उसका मुख्य कारण ये 1993 का एग्रीमेंट है कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनी रहनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि कोई भी पक्ष गोली ना चलाए। अगर आप गोली चलाते हो, अगर आप इस प्रकार के विस्फोटक हथियारों का उपयोग करते हो तो फिर जो मामला है वो काफी एस्केलेट कर सकता है। तो ऐसे चीजें ना हो, इसके लिए अगर कभी समस्या हो भी जाती है तो गोली को जो है वो अवॉइड किया जाता है। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए जो सबसे बड़ा काम किया गया वो 2003 में किया गया। 2003 के अंदर भारत और जो चीन है उन दोनों के द्वारा विशेष प्रतिनिधि जो है उनकी नियुक्ति की गई, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव एक बहुत बड़ा अधिकारी होगा जो कि सीधा प्राइम मिनिस्टर को जो है रिपोर्ट करेगा। भारत के प्राइम मिनिस्टर उनकी तरफ से जो है वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेगा और वो ये बताएगा कि हम बॉर्डर के ऊपर जो है क्या काम कर रहे हैं। अब तक ये जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो विशेष प्रतिनिधि है, उनकी 22 दौर की बातचीत हो भी चुकी। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ हो नहीं रहा है, बैकएंड पर इनकी जो लगातार टॉक्स है वो चल रही है। 22 बार जो है वो ये दोनों स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो है मिल चुके हैं। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? तो भारत की तरफ से जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल जो है उनको यहाँ पर हमने ये जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है वो नियुक्त किया है और वो हमारी तरफ से, भारत की तरफ से वो बात करते हैं। चाइना की तरफ से चाइनीज काउंसलर है जिनका नाम है वैंग यी, ये जो है वो चाइना की तरफ से इसके अंदर पार्टिसिपेशन करते हैं और ये मेजर वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर बातचीत जो है वो होती है। 2005 के अंदर इस सीमा विवाद को हल करने के लिए पॉलिटिकल पैरामीटर्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स टू रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट, सीमा विवाद को हल करने के लिए राजनीतिक मापदंड और निर्देशक सिद्धांत जो है उनका भी समझौता किया गया कि जब सीमा विवाद हल किया जाए तो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाएगा। इसके लिए 2005 में जो है समझौता हो चुका है और उस ब्रॉड फ्रेमवर्क के अंदर ही एग्रीमेंट जो है वो होगा। फिर 2013 के अंदर जब ये जो दौलत बेग ओल्डी का जो इलाका है वहां पर एक बार जो टेंशन है वो बढ़ गई थी और उसके बाद में एक एग्रीमेंट किया गया जिसे कहते हैं बॉर्डर डिफेंस एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये कहता है कि जो जब तक सीमा विवाद हल नहीं होता तो सीमा पर जो यथास्थिति है उसको हम चेंज नहीं करेंगे। चीन इसी एग्रीमेंट का यूज कर रहा है कि भाई आप यथास्थिति को चेंज कर रहे हो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर पर नहीं क्रिएट कर रहे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारे एरिया के अंदर क्रिएट कर रहे हैं। बॉर्डर के ऊपर आप सीमा पर जो LAC है उसके ऊपर कोई काम नहीं करोगे, पर उससे इस तरफ जो हमारे इलाका है उसके ऊपर तो हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार कर सकते हैं। ठीक है, 2018 के अंदर
जब ये वापस 2017 के अंदर जब ये डोकलाम का इशू जब हुआ, तो डोकलाम के विवाद के बाद में 2018 के अंदर ये जो तनाव है उसको कम करने के अंदर चीन का एक शहर है वुहान, वहां पर भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच एक अनौपचारिक बैठक जो है वो आयोजित की गई, इनफॉर्मल समिट। और वुहान की इस समिट के बाद में जो दोनों सेनाएं, उन सेनाओं को कुछ स्ट्रेटेजिक गाइडेंस भी दिया गया, सामरिक उनको निर्देश दिए गए कि इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो होनी नहीं चाहिए। तो डोकलाम जो है वो भारत और चीन के बीच में एक बड़ा विवाद बन चुका था। लगभग 73 दिन तक जो है वो ये स्टैंड ऑफ चलता रहा दोनों के बीच, दोनों सेनाएं जो है एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी, और इसलिए वैसा इंसिडेंट वापस ना हो, इसलिए वुहान जो है वो वहां पर इनफॉर्मल समिट बनाएगी। पर ये जो वुहान की जो स्पिरिट है, ऐसा लग रहा है कि ये अगर इस प्रकार से ट्रांसग्रेशन चाइनीज बढ़ रहे हैं तो वुहान स्पिरिट जो है वो लगातार धीरे धीरे कम होती जा रही है। इवन 2019 के अंदर महाबलीपुरम और चेन्नई के अंदर वापस से इनफॉर्मल समिट जो है वो आयोजित की गई, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री और चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग उन दोनों के द्वारा इसमें भाग लिया गया। तो ये अब तक के जो एग्रीमेंट्स है, मुख्य मुख्य एग्रीमेंट्स जो है वो ये हो चुके हैं। फिर अभी का जो विवाद हुआ उसके अंदर जैसा कि अपन ने कहा कि चाइनीज ने ये आरोप लगाया कि भारत जो है वो एलएसी को क्रॉस कर रहा है, भारत एग्रेशन कर रहा है, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया, और स्टेटमेंट जारी करके उन्होंने ये कहा कि आवर ट्रूप्स आर ऑन इंडियन साइड ऑफ द बॉर्डर, हमारी जो सेनाएं हैं वो सीमा के भारत का जो तरफ है उस तरफ है, और हम किसी प्रकार का एग्रेशन जो है वो नहीं कर रहे हैं। फिर ये पूरा जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट जारी किया, उसके अंदर इन्होंने कहा कि ऑल एक्टिविटीज आर एंटायरली ऑन द इंडियन साइड ऑफ एलएसी। जो एलएसी है उसका जो भारतीय पक्ष है उसकी तरफ है। इनफैक्ट इट इज द चाइनीज साइड दैट हैज रिसेंटली अंडरटेकन एक्टिविटी हिंडरिंग इंडियाज नॉर्मल पेट्रोलिंग पैटर्न्स। मतलब चाइना के द्वारा कुछ इस प्रकार की गतिविधियां की गई है जिससे भारत का जो सामान्य पेट्रोलिंग का हम जो कार्य करते हैं उसको भी रोकने की कोशिशें हो रही है। द इंडियन साइड हैज ऑलवेज टेकन वेरी रिस्पॉन्सिबल अप्रोच टुवर्ड्स बॉर्डर मैनेजमेंट। भारत के द्वारा जो सीमा प्रबंधन है उसके लिए हमेशा से एक जिम्मेदारी पूर्वक जो कार्य है वो हमने किया गया। फिर हमने इसके आगे ये भी कहा, इंडियन ट्रूप्स स्ट्रिक्टली फॉलो द प्रोसीजर्स laid down in bilateral agreements and protocols। अब तक हमने जो समझौते किए हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसको हम पूर्ण रूप से फॉलो कर रहे हैं, टू रिजॉल्व द सिचुएशंस व्हिच मे अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन परसेप्शन ऑफ एलएसी। एलएसी के अंदर जो हमारा एक दूसरे का परसेप्शन अलग अलग है, हम दोनों अलग अलग उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, इसी कारण जो भी प्रॉब्लम होती है उसके द्वारा जो भी हमने अब तक एग्रीमेंट और प्रोटोकॉल के अंदर जो व्यवस्था की है उसका पालन हम कर रहे हैं। यानी जो लोकल कमांडर लेवल, ब्रिगेड लेवल की जो टॉक्स होती है वो सब ऑर्गेनाइज हम कर रहे हैं। द टू साइड हैव एस्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स सच सिचुएशंस पीसफुली थ्रू डायलॉग। दोनों जो पक्ष है उनके द्वारा ऐसे मैकेनिज्म, ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई है जहां पर इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको शांतिपूर्वक तरीके से भी हल किया जा सकता है, और उन्हीं व्यवस्थाओं का प्रयोग जो है हम कर रहे हैं। तो ये इंडिया के द्वारा एक मेजर्ड जो रेस्पॉन्स है वो दिया गया। हालांकि चाइनीज जो रेस्पॉन्स था, चाइना के अंदर अखबार है ग्लोबल टाइम्स ने काफी बड़ा लेख जो है इस बात पर छापा, और उसकी जो लैंग्वेज थी वो काफी एग्रेसिव लैंग्वेज जो है उन्होंने यूज की। उसके मुकाबले भारतीय लैंग्वेज जो है वो यहाँ से मैं देखने को पता लग रहा है कि वो बिल्कुल भी एग्रेसिव लैंग्वेज जो है वो ये नहीं है। वो लैंग्वेज इस प्रकार की है जिससे कि आराम से इस विवाद को हल किया जा सके। फिर यूएस जो है, यूएस के द्वारा भी भारतीय जो पोजीशन है उसको बैक किया गया। यूएसए ने भी ये कहा कि यूएसए बैक्स इंडियाज पोजीशन ओवर बॉर्डर टेंशंस एंड एक्यूजेस बीजिंग। जो चाइना है उसको ये अक्यूज कर रहा है किसके लिए? प्रोएक्टिव एंड डिस्टर्बिंग बिहेवियर के लिए। हमने तो इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्ट नहीं किया, पर यूएसए जो है वो इसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है रिएक्ट कर रहा है, और वो कह रहा है कि चाइनीज बिहेवियर जो है वो प्रोएक्टिव और डिस्टर्बिंग बिहेवियर। तो क्या इनका यूएसए का स्टेटमेंट क्या था उसको भी हम थोड़ा सा देख लें। साइडिंग with India over border tension with China, United States with aggression is provocative, and the statement by senior diplomat है उनकी WS एलिस, ये एलिस वेल्स जो है ये साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के अंदर यूएसए की डिप्लोमेट, सीनियर डिप्लोमेट है, जो कि एलिस वेल्स है। उन्होंने ये स्टेटमेंट जो है वो दिया। क्या स्टेटमेंट था? The flare up on the border, जो बॉर्डर के ऊपर जो टेंशन चल रही है, I think are reminder that Chinese aggression is always just rhetorical
on whether it is on the South China Sea or whether it is along the border with India, we continue to see provocations and disturbing behavior by China that raises question, seeks to use its growing power. तो इसके अंदर उन्होंने सिर्फ इस बॉर्डर की बात ही नहीं की, साथ साथ साउथ चाइना सी के अंदर क्या चल रहा है, भाई चाइना यही एग्रेसिव हो रहा है ऐसा भी नहीं है। साउथ चाइना सी के अंदर कुछ दिन पहले उन्होंने वियतनाम की एक बोट जो है उसको उन्होंने ड्राउन किया, उसको उन्होंने समुद्र के अंदर डुबो दिया। वियतनाम का जो क्षेत्र है वहां दक्षिण चीन सागर उस पूरे पर ही लगभग ये अपना क्लेम करता है और वियतनाम के काफी इलाके के ऊपर इन्होंने अपना कब्जा जो है कर लिया। जापान के पास में सेनकाकू आइलैंड है, उस सेनकाकू आइलैंड के ऊपर भी इनके द्वारा जो है अभी एग्रेशन दिखाया गया। तो साउथ चाइना सी के अंदर भी ये अपना एग्रेशन दिखा रहे हैं, यहाँ पर चाइना के पास में ये जो इंडिया का जो बॉर्डर है उस पर भी एग्रेशन दिखा रहे हैं और ये दिखाता है कि चाइना अपनी जो ग्रोइंग पावर है उसको किस तरीके से यूज करना चाहता है। यानी ग्रोइंग पावर को स्टेबलाइजिंग पावर नहीं है, चाइना जैसे जैसे ग्रो कर रहा है तो ये विश्व के अंदर स्थिरता लाने के लिए काम नहीं कर रहा, ये विश्व के अंदर अस्थिरता लाने के लिए कार्य कर रहा है और ये हमको जो है वो इनके प्रीवियस बिहेवियर से दिखता है। तो ये इस प्रकार से भारतीय जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी स्टेटमेंट आया, उसके बाद में चाइनीज स्टेटमेंट भी आया। इवन भारत के जो सेना प्रमुख है उन्होंने भी जो लेह के अंदर जो हेडक्वार्टर है उसको उन्होंने विजिट किया और पूरी सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है उसको उन्होंने रिव्यू जो है वो अभी वर्तमान में किया है। अब ये सब तो हो गया, अब हमारा आगे क्या स्टैंड रहना चाहिए इस मामले के अंदर, तो स्टैंड क्या रहना, तो भारत का इसके अंदर क्या रेस्पॉन्स रहना चाहिए। तो देखिए भारत का रेस्पॉन्स जो है वो सिंपल सा है, इंडिया चाइना अप्रोच, बी रिजोल्यूट ऑन बॉर्डर, रीजनेबल इन डिप्लोमेसी। जो जमीनी स्तर है उस जमीनी स्तर पर हमको स्ट्रांग रहना है, जमीनी स्तर पर आप अपनी जो पोजीशन है उसको बिल्कुल भी मत छोड़ो। ऐसा ही हमने डोकलाम में किया था, डोकलाम में 73 डेज का वेट करना पड़ा पर भारत ने 1 इंच भी जमीन जो है उस 1 इंच भी हम वहां से पीछे नहीं हटे और पीछे नहीं हटे तो अंतिम रूप में जो चाइना है उस चाइना को फिर बाद में डिप्लोमेटिक चैनल जो है उसको उन्होंने यूज करना पड़ा और हम डिप्लोमेटिक चैनल के भी साथ साथ राजी थे। तो यहाँ पर भी हमें ग्राउंड के ऊपर जो जमीनी स्तर पर जो सिचुएशन है उसके ऊपर हमें स्ट्रांग रहना है। हमारे जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है हम कर रहे थे, आगे हम ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जारी रखेंगे जैसे, और ये जो एरिया है अभी अप्रैल से जो अक्टूबर तक का जो टाइम है वो वहां पर लद्दाख के अंदर और उस क्षेत्र के अंदर विंटर वाला जो पीरियड है उसके आने से पहले पहले एक्टिविटी करने का सबसे अच्छा समय और हमें काफी एग्रेसिवली कार्य करते हुए अपनी जितनी रोड्स हैं उन रोड्स को कंप्लीट करना चाहिए ताकि उस एरिया में आगे फर्दर चाइनीज जो है वो एग्रेशंस ना हो। तो ग्राउंड के ऊपर हमको स्ट्रांग रहना चाहिए, अपनी फोर्सेस को हमें वहां बनाए रखना चाहिए, साथ साथ में डिप्लोमेटिक चैनल जो है उसको ओपन रखना चाहिए कि कूटनीतिक क्षेत्र के ऊपर जो चाइनीज जो लोग हैं उनसे हम लगातार बातचीत भी करते रहे कि भाई हम जो कार्य कर रहे हैं वो एलएसी के हमारे वाले साइड कर रहे हैं और आपके साइड जो है ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा है और हमारी साइड हम क्योंकि संप्रभु राष्ट्र हैं तो हमारी साइड हम जैसा निर्माण चाहे वैसा निर्माण कर सकते हैं, उसके अंदर चाइना को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। तो 2 वे काम है, आपको 2 pronged स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, ग्राउंड के ऊपर आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा और दूसरा जो है वो डिप्लोमेसी का जो रूट है उसको अपनाना पड़ेगा। ये तो है शॉर्ट टर्म का इस क्राइसिस को निपटाने का। फर्दर तो भाई जब तक बाउंड्री जो पूरा डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। बाउंड्री डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने से पहले कम से कम ये किया जा सकता है कि एलएसी जो है उसको निर्धारित कर लिया जाए, इस प्रकार की सिचुएशन फर्दर ना हो। तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को परिभाषित करना बहुत जरूरी है। बिना उसको परिभाषित किए जो है वो इस प्रकार की सिचुएशंस लगातार होती रहेगी और बार बार हमको ऐसा लगेगा कि भाई चाइनीज एग्रेशन जो है वो बढ़ रहा है। तो इस प्रकार की चीजों को रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को करना चाहते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने चाइना की यात्रा की थी 2015 में और उस यात्रा के दौरान उन्होंने एक चाइनीज यूनिवर्सिटी के अंदर एक अपना जो है भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिफाइन कर लिया जाना चाहिए, परंतु चाइना का जो रिएक्शन था वो उसमें इतना पॉजिटिव नहीं था। चाइना नहीं चाहता कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिफाइन किया जाए। क्यों? क्योंकि चाइना चाहता नहीं है कि बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो। बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ तो फिर ये जो भारत पर दबाव बनाने वाली जो बातें हैं वो फिर आगे जो है वो नहीं चल पाएगी, इसलिए वो रिजॉल्व करना चाहते नहीं, परंतु फिर भी हम उनके ऊपर बार बार ये दबाव बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी उनके ऊपर ये दबाव अभी वर्तमान में चाइना वैसे ही काफी दबाव में है, बौखलाया हुआ है और इसलिए इन सिचुएशंस को भी हम एक उस बौखलाहट के रूप में भी देख सकते हैं कि चाइना के ऊपर पूरे विश्व के का दबाव जो है बन चुका है।
वुहान वायरस का जो प्रभाव उन्होंने पूरे विश्व में फैलाया है, उसके कारण चाइना के का एंगर, चाइना के प्रति लोगों का जो एंगर है वो बहुत ज्यादा है। सिर्फ भारत में ही नहीं है, बहुत दूसरी जगहों पर भी इस प्रकार का एंगर है। उन्होंने जो जो कार्य किए हैं वो सारे ही नेगेटिव है दूसरे लोगों के लिए। साउथ चाइना सी के अंदर वो लोग कब्जा कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ में उन्होंने अपना जो रिलेशंस है वो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इधर आप जापान जो है उसको धमकियां दे रहे हो, इवन इटली और जर्मनी और वहाँ यूरोप के जो देश हैं, उन यूरोप के देशों को भी आपने वायरस तो दिया ही, वायरस देने के बाद में जो मेडिकल इक्विपमेंट्स दिए वो भी घटिया लेवल के दिए, और इवन वायरस की पहले सूचना नहीं दी। और सूचना ना देकर पहले तो ये कहा कि हमारे यहाँ क्राइसिस आ गया, हमारे यहाँ क्राइसिस आ गया, तो पूरे विश्व से जो मेडिकल सप्लाईज थी वो अपने यहाँ ले ली, और अपने यहाँ ले ली। अब बाकी लोगों के पास में मेडिकल सप्लाई नहीं है, तो फिर आप उनको देकर अपना जो है वो अपने आप को ज्यादा महान साबित करने की कोशिश कर रहे हो। चाइना के साथ, यूएस के साथ में इनकी प्रॉब्लम जो चल ही रही है। इनका एक घूम फिर के एक साथी है, वो है पाकिस्तान, और आजकल थोड़ा थोड़ा ये जो नेपाल है वो हो चुका है। अब पाकिस्तान के तो खुद के कटोरे जो है उनके फिल हो नहीं रहे हैं, वो उनकी हालत बहुत खराब है, और दूसरे नेपाल जो है वो फालतू ही इनके चक्कर के अंदर आ रहा है। इनके चक्कर में जो है ये छोटा देश जो है फालतू मर जाएगा। तो इसलिए चाइना का जो पूरी विश्व के अंदर इनकी जो इमेज है वो काफी नेगेटिव हो चुकी है, और इसलिए ये बौखलाहट के रूप में भी इसका प्रयोग कर रहे हैं कि कम से कम भारत पे दबाव बनाया जाए कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अगर कहीं पर चाइना पर दबाव बनता है तो भारत उतना एग्रेसिवली उस का सपोर्ट ना करे। तो इस तरीके का जो गेम प्लान है वो चाइना का है। परंतु हमें वर्तमान में इस मामले को सॉल्व करने के लिए ग्राउंड पर अपनी फोर्सेस को स्ट्रांग रखना चाहिए, डिप्लोमेटिकली इनसे बातचीत करते रहने चाहिए, और ये ऐसा चाइनीज जो है वो बार बार करते रहते हैं, और इसलिए हमें इसमें कोई बहुत ज्यादा पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ में ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आपको ये समझ में आया होगा, और ये कोई एक आर्टिकल नहीं है, पिछले 10-20 दिन के अंदर जितने आर्टिकल आए हैं लगभग उनके सबके इंफॉर्मेशन यहाँ ली गई है। इसके अलावा भी बहुत सारी जो रिसर्च है उसके द्वारा उसको बनाया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करो, और दूसरे भी लोग जो है उनको कहो कि वो इसको शेयर करें, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो रीच है वो रीच बढ़नी चाहिए। हमने पिछले कुछ वीडियोस के अंदर देखा कि हमारी रीच थोड़ी बहुत बढ़ी है, और इस पिछला जो अपन ने पाकिस्तान पे वीडियो बनाया, जो अपन ने नेपाल पे वीडियो बनाया, तो पाकिस्तानी और नेपालियों के कमेंट्स जो है वो आए, तो इसका मतलब अपनी बात जो है उन तक पहुंच तो रही, और हम चाहते हैं कि हमारी बात जो ज्यादा से ज्यादा इन लोगों तक पहुंचे, और इसके लिए जरूरी है कि चैनल की आउटरीच जो है वो अपन को बढ़ानी पड़ेगी, और इसलिए आपका सहयोग जो है इसके अंदर काफी जरूरी है, ताकि हम इनको समय समय पर अच्छा मैसेज जो है वो दे सकें कि स्थितियां क्या है और आपको कौन सी स्थिति के अंदर रहना है। धन्यवाद।